अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में है। ये लेक्चर एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी है और एलएलबी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि पार्ट 1 के स्टूडेंट्स फिलोसफी ऑफ लॉ में इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ते हैं, जबकि पार्ट 3 के स्टूडेंट्स इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इस थ्योरी को पढ़ते हैं। सो दिस थ्योरी इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स, therefore it is equally helpful and beneficial for the students of both the classes. Imperative theory of law जो है, this was presented by an American legal philosopher named as जॉन ऑस्टन। ऑस्टन की जो थ्योरी है, इसके ऊपर डे वन से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। उसने लॉ के बारे में एक आइडिया दिया जिसको खुद उसके कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। हम देखेंगे वो क्रिटिसिज्म क्या है, हम इसके मेरिट्स भी देखेंगे, हम इसके डीमेरिट्स भी देखेंगे। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर डे वन से किया जाता रहा, टिल टू डेट किया जाता है। बट इवन देन एक बात है कि दिस थ्योरी इज एप्रिशिएटेड एज वेल, एट द सेम टाइम इसको एप्रिशिएट भी किया जाता है। और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लॉ, इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू दिस थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद एक एक स्टूडेंट के जहन में स्पेशली एक आइडिया बन जाता है कानून का एक कंसेप्ट जो है वो वाज़ेह होके आ जाता है। इसलिए इस थ्योरी को जो है इसको पढ़ना, इसको समझना एक लॉ के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को अगर हम बहुत ही जिसको कहें मुख्तसर से अंदाज में मैं बयान करना चाहूँ, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सोवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन। यानी लॉ क्या है? एक सोवरेन का हुक्म है, एक कमांड है विच इज बैक्ड बाय बाय सैंक्शन। एक्चुअली ऑस्टिन के नजदीक लॉ इज द कमांड ऑफ अ पॉलिटिकल सोवरेन हु इज सुपीरियर इन द स्टेट। यानी पॉलिटिकल सोवरेन जो स्टेट के अंदर सुपीरियर है, जब वो हुक्म देता है, जब वो कोई कमांड देता है, तो दैट इज द लॉ। और वो कहता है कि दिस कमांड इज, ये कमांड है किन के लिए? दिस कमांड इज फॉर दोज हु आर पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हु आर इंफीरियर। जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स है स्टेट के अंदर, वो इंफीरियर है। जो सोवरेन है वो सुपीरियर है, और जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो जिसको कहें इंडिविजुअल्स हैं, आवाम है, वो इंफीरियर हैं। और जब ये हुक्म दिया जाता है तो जो इंफीरियर्स हैं, दे हैव नो ऑप्शन एट ऑल टू डिसोबे इट, दे हैव टू ओबे इट, दे हैव टू ऑब्जर्व इट इन एनी केस। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसे इनहराफ करें, उन्होंने इसको मानना है। इसलिए मानना है कि दिस इज बैक बाय अ सैंक्शन। अगर वो इसको नहीं मानेंगे तो इसकी हुक्म अदूली की सूरत में, इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में उनको सजा का सामना करना पड़ेगा। यानी ऑस्टन का कहना था कि लॉ इज द कमांड ऑफ अ सोवरेन who is politically superior, and this command he issues command for those who are politically inferior, and they have no option except to obey the law, except to obey that command. अगर वो उसको कमांड नहीं, उसको कमांड को फॉलो नहीं करेंगे, तो they will have to face the consequences, or which will be in form of punishment, in form of sanction. अच्छा, अब इस थ्योरी को अगर हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले इस थ्योरी के ऊपर जो मतलब जो इसके इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स हैं, पहले तो हम उनको देख लें कि इस थ्योरी के अंदर तो सबसे पहले तो जो लॉ के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया, उसमें से मोरालिटी को माइनस कर दिया गया। मतलब इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ इज समथिंग व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी मोरलिस्टिक नोशन। इसके अंदर मोरालिटी ने, ऑस्टिन ने लॉ को मोरालिटी से बिल्कुल अलग करके रख दिया। वो कहता है कि आप सिर्फ ये देखें कि व्हाट द लॉ इज, लॉ क्या है। जो सोवरेन ने कह दिया वही लॉ है। आपने उसके ऊपर चूचरा नहीं करनी। व्हाट द लॉ शुड बी, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, दिस यू मस्ट नॉट हैव एनी कंसर्न विद व्हाट द लॉ शुड बी। आपका कंसर्न सिर्फ इतना है कि आपके सोवरेन ने आपके लिए क्या हुक्म इशू किया है। आप सिंपली और बिल्कुल साइलेंटली उस हुक्म को, ब्लाइंडली उस हुक्म को आपने फॉलो करना है। सो वो सिर्फ इस बात को हाईलाइट करता है कि लॉ, व्हाट द लॉ इज द सब्जेक्ट, इज द रियल थिंग। वो उसके ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसके इस थ्योरी के मुताबिक जो है, वो सोवरेन का जो आइडिया जो वो देता है, जब वो सोवरेन को एक ऐसी मतलब सुपर नेचुरल चीज वो बना के पेश करता है कि बस जो उसके मुंह से निकल गया, जो उसने कह दिया, बस वो कानून है।
अब जब सोवरेन का सोवरेन के बारे में सोवरेन को वो ऐसा स्टेटस देता है तो सबसे पहले तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर ये सोवरेन है क्या? सोवरेन का कंसेप्ट देते हुए ऑस्टिन 3 चीज़ों के ऊपर ज़ोर देता है। अकॉर्डिंग टू हिम अ सोवरेन मस्ट हैव 3 क्वालिटीज़। सबसे पहले तो ये कि सोवरेन मस्ट बी ईज़िली लोकेटेड एंड क्लियरली आइडेंटिफाएबल। यानी वो सबसे पहले तो उसके अंदर ये फीचर होनी चाहिए कि हमें पता हो हमारा सोवरेन कहाँ पर है और वो कौन है। हमें उसकी लोकेशन भी पता हो, वो इजीली लोकेटेड होना चाहिए और प्लस हम उसकी आइडेंटिटी भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कौन है सोवरेन, सोवरेन क्या कहाँ है, सोवरेन कौन है, ये बिल्कुल जो है हमें क्लियर होना चाहिए। तो सोवरेन के अंदर पहली क्वालिटी तो ये है। सेकेंडली वो कहता है कि सोवरेन मस्ट हैव अनलिमिटेड एंड इंडिविजिबल पार्ट्स। सोवरेन के जो अख्तियारात हैं, जो उसकी पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल अनलिमिटेड होनी चाहिए, वो इंडिविजिबल होनी चाहिए। उन अख्तियारात के अंदर कोई दूसरा उसके साथ शरीक ना हो, प्लस वो ऑल इन ऑल हो, जो चाहे कर सके। इतनी ज्यादा वसी अख्तियारात का मालिक वो उसको देखता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके अख्तियारात पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दरअसल जिस किस्म का वो उसकी कमांड्स को सोवरेन जिस किस्म का स्टेटस देता है, फिर उसके नजदीक उस किस्म की कमांड्स देने वाला फिर ऐसा ही उसका स्केच जो वो बनाता है वो बिल्कुल वो फिर ऐसा ही होना चाहिए कि उसके अख्तियारात भी लामहदूद हो। फिर तीसरा वो कहता है कि सोवरेन की जो कमांड्स हैं दोज मस्ट बी कंसिडर्ड एज लॉ। जब वो ये कहता है कि कमांड्स ऑफ द सोवरेन मस्ट बी कंसिडर्ड एज लॉ, तो यहाँ पर आकर जो इसको अगर हम क्लियर करें तो इसके मुताबिक ऑस्टिन के नजदीक सोवरेन का एक ऐसा उसका उसका इमेज ऐसा होना चाहिए स्टेट के अंदर कि लोग कहें कि ये जो हमारा सोवरेन है ना, ये बिल्कुल फेयर है, जस्ट है, अपराइट है, ये बिल्कुल जो है इसी को हमने फॉलो करना है। जब वो स्टेटस वो उसकी उसकी जो है रिस्पेक्ट करें, इतनी रिस्पेक्ट करें कि सोवरेन के कमांड्स को वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करें और इस पे जो है वो किसी किस्म का वो क्रिटिसिज्म करने का उनके दिल में ख्याल भी ना आए। अब वो 3 किस्म की ये फीचर्स जो है वो सोवरेन के बारे में देता है और वो कहता है कि अगर ये फीचर्स उसके अंदर हैं तो फिर ऐसा ऐसा सोवरेन होगा तो फिर उसके कमांड्स जो हैं वो लॉ के तौर पर फॉलो किए जाएंगे। दूसरा जो है वो एक जो सैंक्शन का आइडिया देता है, उसका जो आइडिया ऑफ सैंक्शन है उसके मुताबिक एक एक जो है ना पनिशमेंट मस्ट बी देयर इन ऑर्डर टू मेक पीपल ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द कमांड्स ऑफ द सोवरेन। ये सैंक्शन बहुत जरूरी है और सैंक्शन को ऑस्टन लेता है इन फॉर्म ऑफ मोटिव्स फॉर कंप्लायंस। वो कहते हैं कि ये एक तरह से मोटिव होते हैं, ये मोटिवेट करती है। सैंक्शन जो है, पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट का खौफ जो है, ये इंसान को मोटिवेट करता है कि वो कानून की पाबंदी करे। अगर फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा, उसके मुताबिक अगर फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा तो लोग कानून की पाबंदी करना छोड़ देंगे। सो सैंक्शन जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि दिस प्लेज अ रोल ऑफ मोटिव फॉर कंप्लायंस। इसके बाद जो है वो जब इसके बाद वो उसमें मोरालिटी के हवाले से वो जो उसका आइडिया है वो यूं है कि वो कहते हैं कि लॉ इज मेंट ओनली टू बी ओबेड। इसमें अगर हम मोरालिटी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर तो लोग जो हैं वो अच्छे गलत के बारे में, सही गलत के बारे में वो डिस्कशन शुरू कर देंगे एंड देन देयर विल बी डिस्कशन और देयर विल बी आर्गुमेंटेशन। तो रिजल्ट में बी इन फॉर्म ऑफ एन एंजाइटी और इन फॉर्म ऑफ chaos और एनार्की। तो ये चीजें जो है ये फिर होंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि सोवरेन जो कुछ भी कहे उसके उसके मोरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस ना किया जाए, बल्कि सिर्फ उसको एक अपने लिए एक काबिल पाबंदी, एक बाइंडिंग चीज उसको समझ के हम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। मोरालिटी और चीज होती है, हमने सजा के डर से लोगों को जो है इसकी पाबंदी करवानी है और हमने सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना। जो कुछ सोवरेन ने कह दिया वो जैसा भी है, सही है या गलत है, बस वो हमारे लिए कानून का दर्जा रखता है। इस तरह से ऑस्टिन ने जो है मोरालिटी को लॉ से बिल्कुल उसने सेपरेट कर दिया, बिल्कुल उसने डिफरेंट कर दिया। अब अगर हम इसके इस थ्योरी के ये तो मैंने आपको बताया कि उसके बेसिक आइडियाज क्या थे इस थ्योरी के हवाले से। तो अब अगर हम इस थ्योरी के इसके जो वीक पॉइंट्स थे, इसके जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया उसको डिस्कस करें
तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऑस्टन ने कहा कि लॉ इज व्हाटएवर इज सेड और व्हाटएवर इज अटर्ड बाय द सोवरन। अब जब वो कहता है कि सोवरन जो कुछ कहता है वही कानून है, सोवरन ही लॉ मेकर है, तो फिर इसके इसके इसको अगर हम सही माने तो फिर कस्टम्स जो हैं या कस्टमरी रूल्स जो हैं वो तो लॉ के दायरे से निकल जाते हैं। वो लॉ जो कस्टम्स की बेस पर बनता है वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को बिल्कुल खो देता है। जबकि अगर हम इस थ्योरी को सच मानते हैं और उसके मुताबिक ही चलते हैं, तो फिर हम हमें अपने लीगल सिस्टम में से वो कानून जो कस्टमरी रूल्स पर बेस करता है वो माइनस करना पड़ेगा। और इस वक्त जितने भी लीगल सिस्टम दुनिया में मौजूद हैं, ये नहीं कि हमारे यहाँ, या दुनिया भर में जितने भी लीगल सिस्टम मौजूद हैं, अगर हम उनको एनालाइज करें तो हर लीगल सिस्टम के अंदर कस्टम्स ऑलवेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और हम उसको कस्टम्स को निकाल के लीगल सिस्टम्स कभी भी जो है वो कायम नहीं रह सकते। सबसे पहली बात तो ये कि कि जो इंग्लैंड का लीगल सिस्टम है सबसे पहले तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का जो लीगल सिस्टम है उसका बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा उसका कस्टमरी रूल्स पर बेस करता है। जब ऑस्टन कहता है कि सोवरन ने जो कहना है वही कानून है और कस्टम्स को वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि ऑस्टन के मुताबिक, ऑस्टन की थ्योरी को जब आप स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ऑस्टन के नजदीक कस्टम्स आर नॉट अ लॉ इन रियल सेंस। वो कानून है ही नहीं, ऑस्टन के नजदीक कस्टम्स कानून है ही नहीं। तो इस थ्योरी को के ऊपर पहला जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये कि इस थ्योरी ने कस्टमरी रूल्स की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को मानने से इनकार कर दिया, जबकि फैक्ट ये है कि इस वक्त दुनिया का कोई लीगल सिस्टम भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कस्टमरी रूल्स मौजूद ना हो, और बल्कि कोई भी ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है जिसके अंदर एक बड़ा पोर्शन जो है लॉ का वो कस्टमरी रूल्स पर बेस ना करता हो। सो इसको अडॉप्ट करने से तो फिर हमारे जो लीगल सिस्टम्स हैं वही जो है वो एकदम से वो वही कोलैप्स कर जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो है, ऑस्टन कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन। अब जिस किस्म का वो सोवरन का आइडिया देता है, इस किस्म का जो कमांडर है या इस किस्म का जो लॉ मेकर है उसका कंसेप्ट हमें मॉडर्न एज में कहीं नहीं मिलता। ऑस्टन कहता है कि उसकी पार्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, इनडिविजिबल होनी चाहिए, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो जो कहे वो कानून बन जाए। अब आजकल के दौर के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो हमें इस तरह का सोवरन कहाँ मिलेगा। आज तो डेमोक्रेसी का दौर है। दुनिया में हर जगह पर ज्यादातर जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, वो इसी ये डेमोक्रेसी के साथ जो है वो चल रही है। अगर हम ऑस्टन के तरह का जो उसके जहन में जो उसने कंसेप्ट दिया सोवरन हम ढूंढने निकले तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सोवरन पार्ट्स जो हैं वो दरअसल अवाम के पास है, और जो रूलर है वो अवाम की मर्जी के मुताबिक, उनकी डिजायर्स के मुताबिक वो सारा सिस्टम चलाता है, उसको वो सारा सारे इंतजामात को देखता है। और अगर उसको रूलर को जो है इस अगर उसको जो है हम इस किस्म की पार्ट्स देना चाहें तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि रूलर ये जो वो जो कहता है जो कुछ उसने कहा वो एक कानून बन गया। तो रूलर जो है डेमोक्रेसी के अंदर वो वही कुछ कहता है जो अवाम चाहते हैं। और अगर कहीं रूलर अपनी मर्जी से, अपने अख्तियारात से तजावुज करता है या कोई ऐसा कानून बनाता है जो अवाम की डिजायर्स के मुताबिक नहीं है, तो फिर तो वो अपनी जो है वो अपनी अपनी सीट पर रह ही नहीं सकता, फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और वैसे भी डेमोक्रेसी के अंदर एक सोवरेन जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आता है। एज सुन एज दैट टाइम इज ओवर ही हैज टू बी रिमूव्ड, और उसकी जगह पर नया सोवरन आता है, और वो अगेन जो है वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही चलता है। क्योंकि अगर उसने अवाम की ख्वाहिशात को नहीं सामने रखा और उसने जो एक डिक्टेटर की तरह अगर उसने कवानीन बनाकर उसने अवाम के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की, तो ये खुद उसके लिए फेटल होगा। इसलिए वो इस किस्म की चीज या इस किस्म का सोवरन का या रूलर का कंसेप्ट जो है वो, या इस किस्म का जो इमेज है वो मौजूदा दौर में हमें मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर ऑस्टिन कहता है कि सारी पार्ट्स उसके पास होनी चाहिए, सोवरन के पास अनलिमिटेड पार्ट्स होनी चाहिए।
अब ऐसी अनलिमिटेड पार्ट्स का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में आप जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। यू हैव डिफरेंट ऑर्गन्स इन द गवर्नमेंट, आपके पास लेजिस्लेचर है वो कानून बनाती है, आपके पास एग्जीक्यूटिव है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, आपके पास जुडिशरी है जो उस कानून के मुताबिक जो है फैसले करती है, उसको अप्लाई करती है। और इन केस के अगर उस कानून को जो है उसकी उसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो जुडिशरी उसकी इंटरप्रिटेशन भी करती है। तो इस तरह से कोई एक शख्स जो है वो इन तमाम अख्तियारात को तो इस्तेमाल ही नहीं करता। सो ये कहना कि सारे अख्तियारात एक ही शख्स के पास हो और वही उनको इस्तेमाल करे और अपनी मर्ज़ी से वो इस्तेमाल करे, तो इस किस्म का जो कंसेप्ट है वो हमें मिल ही नहीं सकता। अच्छा, सेकेंडली थर्डली सॉरी, इसके ऊपर जो एतराज़ किया जाता है वो ये है कि ऑस्टिन ने जो एक सैंक्शन का एक आइडिया ऑफ सैंक्शन दिया कि लॉ इज ओबेड और लॉ मे बी ओबेड ओनली इफ देयर विल बी अ फियर ऑफ पनिशमेंट और सैंक्शन, दैट इज आल्सो टोटली रॉन्ग। कानून को हमें हमेशा इस वजह से नहीं फॉलो करते। इट्स ट्रू कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वी फॉलो लॉ, वी ऑब्जर्व लॉ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पनिशमेंट। हमें कोई पेनल्टी का डर होता है, ये काम कर दो, ये टाइम पे कर दो, अदरवाइज इसके लिए हमें फाइन होगा या हमें जो है कोई पेनल्टी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो हमें ये काम जो है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमें ठीक है कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस हम कानून की वो जो जो भी पेनल्टी होती है, पिक्यूनरी हो या फिजिकल हो, हम हमें उसका जो है वो डर होता है। लेकिन इस तरह से जो है वो चीज़ नहीं होती कि हम हर हाल में तो हम कानून को सिर्फ सजा के जो है वो खौफ से हम उसको उसको फॉलो नहीं करते। बहुत सी जगहों पर हम अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपनी दिल की ख्वाहिश से या हम अपना फायदा समझते हुए भी कानून को फॉलो करते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आप खुद अगर ऑब्जर्व कर लें, तो हम बाज़ जगहों पर जहाँ पर नहीं भी ट्रैफिक वार्डन होता, जहाँ कैमरे की आँख भी हमें नहीं देख रही होती, हम वहाँ पर भी सिग्नल पे रुकते हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये आजकल जो है जैसे-जैसे अवेयरनेस लोगों में आती है, डेमोक्रेसी ने लोगों को बहुत सी बातें सिखाई हैं और उनमें से ये भी है कि कानून अगर उनके फ़ायदे में है और उसको फ़ॉलो करने से उनको कुछ उनके लिए कोई कोई उनकी बेटरमेंट है इसके अंदर, तो वो उसको सज़ा के खौफ के बगैर भी जो है उसको फ़ॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हम कानून को सज़ा के डर से ही फ़ॉलो करें। एक्चुअली ऑस्टिन ने जो आइडिया दिया है ना सैंक्शन का, उस वो असल में थॉमस हॉब्स के ख़यालात से, उसके नज़रियात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हमें नज़र आता है। हॉब्स जो है वो भी इसी किस्म के ख़यालात का हामी है। हॉब्स एक जगह लिखता है कि मैन इज़ मिस्चीवियस बाय नेचर एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल हिम इट इज़ नेसेसरी टू गिव हिम अ फियर ऑफ पनिशमेंट। ये अल्फाज जो हैं थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसने इस तरीके से कंसेप्ट उसने दिया। कहते हैं मिस्चीवियस है बाय नेचर, ये तो शरारती है, ये तो शैतानी किस्म की काम वो करने पे उतर आता है। सो अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसान को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सज़ा का खौफ उसको देना वो ज़रूरी है। और ये जो हॉब्बियन आइडिया है, आइडिया ऑफ सैंक्शन, आइडिया और ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, यही वाला आइडिया कंसीव किया है ये थॉमस ये सॉरी जॉन ऑस्टिन ने। और इसकी थ्योरी के अंदर भी हमें इसी किस्म के जो ख्यालात हैं वो नज़र आते हैं। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम एक लम्हे के लिए ये मान भी लें कि कानून जो है उसको सज़ा के डर से ही इंसान फॉलो करता है, लिहाजा सज़ाएँ ज़रूरी हैं। तो फिर तो हमें सबसे पहले हमें इंटरनेशनल लॉ को, लॉ के एक जो कैटेगरी है उसके अंदर से निकालना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है एक ऐसा कानून है जिसको जो स्टेट्स अपने लिए खुद बनाती हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी अपने लिए खुद बनाती हैं और फिर स्टेट्स उसको फॉलो करती हैं बिकॉज़ ऑफ विदाउट एनी 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 फियर ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। कोई ऐसी आपको तंजीम नज़र नहीं आएगी, कोई ऐसी आपको ऑर्गेनाइज़ेशन नज़र नहीं आएगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन नज़र नहीं आएगा, जो स्टेट्स के को जो है ना, जो एक डंडे के ज़ोर से स्टेट से कवानीन बनवाए या कवानीन पर अमल दरामद करवाए। स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ के रूल्स खुद बनाती हैं और खुद ही वो उसको फॉलो करती हैं। और इसलिए फॉलो करती हैं बिकॉज़ दे थिंक दैट इट्स देयर ड्यूटी टू ऑब्जर्व देम। वो उनको जिसको कहते हैं ना ओपिनियन ज्यूरिस उसको कहा जाता है कि वो इसको दे कंसिडर दैट इट्स देयर लीगल ड्यूटी, इट्स देयर लीगल ड्यूटी टू ऑब्जर्व देम। तो सज़ा के खौफ के बगैर
फॉलो किया जाने वाला लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, जो इस वक्त पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो कंट्रोल किए हुए है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किए हुए है। सो अगर हम ये कहें कि सजा कानून सिर्फ वही है जो सजा के खौफ की वजह से वो फॉलो किया जाता है, तो फिर इंटरनेशनल लॉ लॉ है ही नहीं। इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम परखते हैं तो फिर इंटरनेशनल लॉ को हमें कहना पड़ेगा कि वो लॉ नहीं है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज की एक एक उसकी बेस में होता है, उसकी बेसिस पर ही, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पर ही डेमोक्रेसीज की बुनियाद रखी जाती है, और फिर डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक सारा सिस्टम चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लिखा हुआ होता है, लिख दिया जाता है कि किस इदारे ने कौन सा काम करना है, गवर्नमेंट की किस ऑर्गन ने लॉ मेकिंग करनी है। अगर और फिर अगर उसकी जो है उसमें अख्तियारात की भी वजाहत कर दी जाती है, और अगर अख्तियारात से तजावुज किया जाता है या इन अदर वर्ड्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन की या कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टी होती है, वो भी इसके अंदर लिख दी जाती है। तो अगर हम ये कहें कि कानून सिर्फ सजा के खौफ से फॉलो किया जाता है, सजाएं बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज कानून कानून रहेगा ही नहीं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी में सारा सिस्टम स्मूथली चलता है, तो फिर तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अननेसेसरी चीज़ है, इसको भी निकाल देना चाहिए, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में पूरा एक सिस्टम, पूरा एक स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, वो डिफाइन कर दिया जाता है और वो स्मूथली चलता है। और हर जगह पर जो है वो ठीक है कि एक पनिशमेंट जो है वो सैंक्शन जो है वो लिखी जाती है, दी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी को देखा जाए या उसी को जो है सजा के डर से ही जो है वो लोग ओबे करें। बहुत जगहों पर सजा के खौफ के बगैर भी सिर्फ इसलिए कि एक चीज़ें हमारी वेलफेयर इसके अंदर है, हमारी बेटरमेंट के लिए जो ज़रूरी है, हम कानून को फॉलो करते हैं। फिर ऑस्टिन ने जो एक कंप्लीटली एक डाइवोर्स की बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, दैट इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड। लॉ को मोरालिटी से अलहदा कर देना, उसको टोटली अलहदा कर दिया, लेकिन ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि अगर हम लॉ को मोरालिटी से अलहदा कर देते हैं, तो फिर तो वो जो कहा जाता है ना कि एंड ऑफ द लॉ इज टू डू जस्टिस, तो वो लॉ के अंदर मोरालिटीज जो हैं वो उसका हिस्सा है और वो होनी चाहिए। और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि लॉ लॉ में से उसने मोरालिटी को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। उसका डर अपनी जगह पर कि अगर हम मोरालिटी के चक्कर में पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो फिर तो हमें जो है एक बहुत सी मामलात पर बहस शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले तो जो सोवरन के अपनी कमांड्स हैं, उनके मॉरल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको डिस्कस किया जाना शुरू कर दिया जाएगा, और जो आर्गुमेंटेशन जो है इट मे क्रिएट अ काइंड ऑफ chaos और अनार्की और एंजाइटी। तो बट लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। अगर अगर आप कहते हैं ना कि मोरालिटी को अगर हम इन करते हैं, मोरालिटी के साथ जो है हम लॉ को जोड़ते हैं, तो उससे आर्गुमेंटेशन और फिर उसके बाद जो है एज अ रिजल्ट अनार्की हो सकती है। तो दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि अगर हम मोरालिटी को बिल्कुल अलहदा कर देते हैं और लोगों से कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करो व्हाटएवर इज सेड बाय द सोवरेन, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सोवरेन को बिल्कुल उसके अख्तियारात को इतना ज्यादा कर रहे हैं कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि सोवरेन अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये फैक्ट है, सोवरेन भी तो आखिर को एक इंसान है। और ये फैक्ट है कि जब आप किसी के ऊपर चेक नहीं रखते, और जब आप किसी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करते और उसको अनलिमिटेड पार्ट्स दे देते हैं, जैसे कि इसने कहा, ऑस्टिन ने कहा कि अनलिमिटेड इंडिविजिबल पार्ट्स होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की पार्ट्स दे देते हैं और आवाम से भी कहते हैं कि आपने कोई बात नहीं, बहस नहीं करनी, आपने इसके ऊपर कोई चूचना नहीं करनी, तो आप जस्ट इमेजिन कि हाँ, आवाम की लिबर्टीज जो हैं या आवाम के राइट्स जो हैं, सोवरन उनको भी यूजर्व कर सकता है। जब मोरालिटी अलहदा हो जाएगी, तो फिर अगर आवाम के लिए जो है लॉ के अंदर मॉरल वैल्यूज को देखना उनके लिए वो जरूरी नहीं है, उनके लिए उसके ऊपर पाबंदी है, तो फिर सोवरन भी जो भी करेगा करेगा, उसके लिए भी मॉरल वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना उसके लिए भी जरूरी नहीं होगा। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि सोवरन जब इस तरह से अपने अख्तियारात को जो है विदाउट एनी मोरल वैल्यू
जब वो इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तो फिर ऑफ कोर्स वो जो एक टायरनी होगी, या वो जो एक तरह से लाइक अ डिक्टेटर वो बिहेव करेगा, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर ऑस्टन ने ये जो सारी जिस तरीके से ये सारी थ्योरी बयान की, उसके ऊपर अगेन एक जो है एक बड़े मजे का एक और उसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म एक आता है। वो कहता है कि लोग कहते हैं कि उसके अपने जहन में ये क्लियर नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है। एक तरफ तो कहता है कि सोवरन इज सो बिकॉज ही कमांड्स, और उसकी कमांड्स जो हैं दे आर लाइक लॉ, और मतलब सोवरन इज सो बिकॉज ही कमांड्स लॉ। और दूसरी तरफ वो कहता है कि लॉ इज सो बिकॉज इट इज द कमांड ऑफ द सोवरन। Sovereign is so because he commands law, and law is so because sovereign commands. Because the commands, because the law is the command of the sovereign. तो ये उसके अपने नजदीक वो उस आइडिया क्या है, बात रियल क्या है, उसके अपने अंदर जो है, उसके अपने जहन में जो ये चीजें हैं, ये बातें हैं, ये क्लियर नहीं है। सो हम ऑस्टन की थ्योरी को जो है एक उसके अंदर जो है काफी डिफेक्ट्स हैं, सो हम इसको एक अच्छी थ्योरी जो है, या एक जिसको कहें कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो है, एक्यूरेट थ्योरी हम नहीं कह सकते। ये तो था क्रिटिसिज्म जो ऑस्टन की थ्योरी के ऊपर किया जाता है। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये जब आप कंक्लूड करें ना, तो आपने उसके अंदर जरूर देना है। अभी मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया, उसके एसेंशियल्स, उसके एलिमेंट्स बताए, उसकी थ्योरी का जो है एक उसको एनालाइज किया कि उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, फिर उसने क्या क्या आइडियाज दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको अप्रिशिएट क्यों किया जाता है, या इसके कौन से वो पॉइंट्स हैं, विच आर द पॉइंट्स ऑफ अप्रिसिएशन ऑन विच दिस थ्योरी मस्ट बी अप्रिशिएटेड, यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसने एक ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी, ही क्लियरली एस्टैब्लिश्ड अ फ्लो ऑफ लॉ बिटवीन द सोवरेन एंड द पीपल। उसने लोगों के दरमियान और सोवरन के दरमियान जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, दैट इज एप्रिशिएटेबल। वो उसने कहा कि सोवरन सोवरन के कंसेप्ट दिया, एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है, कानून बनाती है, लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। सिंपली एक्चुअली उसके जहन में जो है ना, एक कंसेप्ट ये है कि देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी a cool and calm atmosphere in the state। और ये उसी वक्त हो सकता है जब लोग किसी एक लीडर को फॉलो करें, जब लोग किसी एक रूलर की अतात करेंगे, उसके कहने को मानेंगे, तो फिर जो है स्टेट के अंदर जो है वो अनार्की नहीं होगी। लोग जो एक एक जो है बड़े पुरअमन तरीके से जो है, उन्हें पता होगा ये हमारा लीडर है, ये कह रहा है, हमने इसको ओबे करना है। उनको पता होगा कि ये इसने हमें लेकर चलना है, हमने इसके पीछे चलना है, इसको इसको अच्छी तरीके से इसको फॉलो करेंगे, तो तब जो है अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकेंगे। तो जो उसने एक कंसेप्ट दिया एक रूलर का, फिर अवाम जो है उसकी अतात कर रहे हैं। अगर इसको एक एंगल से देखा जाए तो ठीक है, उसने एक सेटअप बनाने की कोशिश की, उसने एक स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसने देने की कोशिश की कि एक लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो, वो लॉ बनाए और दूसरे लोग उसको फॉलो करें, और किसी किस्म की जो है वो आर्गुमेंटेशन में ना पड़े, ताकि स्मूथली और पीसफुली काम होते रहे, अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो है वो स्मूथली चलते रहे। एक लिहाज से तो उसकी जो थ्योरी है इस बेस पर अप्रिशिएट की जा सकती है कि एक स्टेट के अंदर जो एक गवर्निंग बॉडी, और फिर उसका स्ट्रक्चर, और फिर उसके फंक्शंस, ये सारे जो है उसने इस हवाले से काफी उसने क्लैरिटी के साथ बात की। फिर जो दूसरी उसकी जो थ्योरी है, जो उसके दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर उसकी थ्योरी को अप्रिशिएट किया जाता है, या जो उसका उसका जो है एक उसका उसका एक मेरिट कहा जा सकता है, वो ये है कि ऑस्टन ने एक फ्रेमवर्क दिया, फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ। उसने इस तरीके से जो है वो जो जो उसने स्ट्रक्चर बताया, उससे कानून को समझने में भी मदद मिलती है। कानून एक जगह से बनता है, कानून दूसरी जगह पर इम्प्लीमेंट होता है। ये जो सारी उसने उस तरतीब दी, तो और फिर वो ये भी कहता है कि जब आपने सैंक्शन देनी है ना, तो सोवरन के लिए सोवरन कानून बनाए, और फिर सोवरन इसको इम्प्लीमेंट भी करवाए। और जरूरी नहीं है कि फिजिकली हर जगह पर सोवरन खुद ही मौजूद हो और खुद ही को इसको इम्प्लीमेंट करवाए। ही कैन टेक हेल्प ऑफ हिज एजेंट्स, लाइक पुलिस, लाइक ब्यूरोक्रेट्स, और लाइक मतलब वो एक तरह से जो है वो एक एग्जीक्यूटिव का रोल भी प्ले कर रहा है, वो लेजिस्लेचर का रोल भी प्ले कर रहा है, और जब वो सैंक्शन दे रहा है तो वो जुडिशरी का रोल भी प्ले कर रहा है। तो उसने एक दिया तो एक कंसेप्ट,
गवर्नमेंट के सब ऑर्गन्स का उसने कंसेप्ट तो दिया, लेकिन ये और बात है कि उसने वो तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही बॉडी के अंदर, एक ही शख्स के अंदर उसने उनको इकट्ठा कर दिया। तो ऑस्टिन की थ्योरी को अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करें, तो एक एक पॉइंट बहरहाल एक जो है वो एक जिसको कहीं के क्रेडिट जाता है ऑस्टिन को, कि ऑस्टिन एक न्यू कमर को जो एक फील्ड ऑफ लॉ में नया नया आया है या लॉ के बारे में वो समझना चाहता है, उसके जहन को क्लियर कर देता है। ऑस्टिन की थ्योरी इंसानी जहन को, एक नए स्टूडेंट के जहन को क्लियर कर देती है कि इस तरह से लॉ बनाया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वायलेशन की सूरत में पनिशमेंट होनी चाहिए और लोगों को उसको इस तरीके से ओबे करना चाहिए। तो वो एक पूरा जो उसने फ्रेमवर्क दिया है, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। फिर जो तीसरी जो उसकी थ्योरी जो है, उसके हवाले से एक बात और कही जाती है कि हाँ, इन ह्यूमन नेचर है कि आप जो है क्रिटिसिज्म लोग ज़रा आसानी के साथ कर लेते हैं, नक्स निकालना बहुत आसान है। लेकिन जो उसका नक्स निकालते वक़्त, जब किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते वक़्त, हम ये नहीं देखते कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये या ये बात कही गई तो क्यों कही गई? तो ये चीज़ें जो हैं इनको इग्नोर कर दिया जाता है। सिमिलरली ऑस्टन ने जो जिस वक़्त थ्योरी दी है, जिस वक़्त उसने जो है ये अपना इम्पेरेटिव थ्योरी का उसने उसको लॉन्च किया, तो उस वक़्त उसके जो सर्कमस्टांसेस थे, उसके सराउंडिंग्स में जो हालात चल रहे थे, उनको जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। वो जिस ज़माने में जी रहा था, वो ज़माना डिक्टेटरशिप का ज़माना था, मोनार्की का ज़माना था, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का कोई नामो-निशान नहीं था। पूरी दुनिया के अंदर जो है ये 1859 में ऑस्टिन की डेथ हुई है। और उस ज़माने में जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म का कोई कांसेप्ट था, उस ज़माने में ना तो फंडामेंटल राइट्स का कोई कांसेप्ट था, ना ही डेमोक्रेसी का कोई कांसेप्ट था। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो 20th सेंचुरी की मतलब दीज़ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 20th सेंचुरी। जब यूएनओ बना है, तो सबसे पहले उस वक़्त जो है ह्यूमन राइट्स का तो कांसेप्ट उस वक़्त आया है। उस वक़्त पता चला है कि इस तरीके से जो है इंसानों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बिला वजह की सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद में आई। जिस ज़माने में ऑस्टन था, उस ज़माने में इस किस्म के ख़यालात नहीं थे। उस ज़माने में मोनार्की थी, उस ज़माने में जो किंग था, किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला जो है वो उस किस्म के वो हालात थे। और उस ज़माने के हिसाब से ऑस्टन ने अपने दौर के हिसाब से जो एक आइडिया दिया, ऑस्टन को उस हवाले से एप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि अपने ज़माने के हिसाब से उसकी थ्योरी ठीक थी, एक्यूरेट थी। ये और बात है कि हम आज उसको 21st सेंचुरी में बैठ के जब हम एनालाइज़ करते हैं, तो हमें उसके अंदर जो है हमें काफ़ी जो है उसके अंदर नक़ाइस नज़र आते हैं। लेकिन अपने ज़माने के हिसाब से उसकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट थी। और उसमें उसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत उस ज़माने के हिसाब से जो है वो कुछ ठीक है, क्रिटिसिज़्म हो सकता था। लेकिन हम जो आज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हमें ये एक बात जो है ऑस्टन की ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि उसने किस ज़माने में दी और उसके जो है उस वो क्या देख रहा था, किस दौर में वो जी रहा था और उस दौर के हिसाब से उसकी बातें दुरुस्त थी या गलत थी, या किस हद तक दुरुस्त थी, किस हद तक गलत थी, हमें ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए। इस तरीके से हमने ऑस्टन की थ्योरी ऑफ इम्पेरेटिव लॉ को देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके ज़हन में स्टिल कोई एम्बिग्यूटी है या कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सॉरी इसमें कमेंट्स में जो है आप मुझे बता सकते हैं।